हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में फेमस डॉक्टर ये सिली को पता चलता है उसके एक आदमी ने फॉरबिडन ड्रग का फॉर्मूला चुराकर उससे बहुत सारे पैसे कमाए हैं, जिस वजह से डॉक्टर ये सिली की पूरी फैमिली को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। जिसके बाद पूरी ये फैमिली इसमें मारी जाती है, लेकिन उसमें से ये श्यांग बच जाता है। इसके बाद ये श्यांग इन लोगों से बचकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि नीचे तो नदी है और वो उन लोगों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। इसके बाद बताया जा रहा होता है कि सिटी का लॉ है, लड़कियों को 17 साल की उम्र में ही शादी करनी पड़ेगी। अगर उसने शादी नहीं की तो उसके पेरेंट्स को सजा दी जाएगी। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो दुल्हन के जोड़े में एक जश्न में आ रही होती है। सभी लोग उसे देखकर बोल रहे होते हैं, तुमने अभी तक शादी नहीं की, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम कितने साल की हो गई हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। यहाँ का नियम है कि 17 की उम्र में लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम तो 25 की हो गई हो, तुम्हें तो आजीवन जेल की सजा होनी चाहिए। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे झेलते हैं। वैसे भी इस उम्र में तुमसे भला कौन ही शादी करेगा, तुम तो कवारी ही मरोगी। तभी दुल्हन की नजर जाती है कि उसकी शादी एक बुढ़े से होने जा रही है। वो ये देख कर डर की मारी वहाँ से भागी रही होती है। तभी वहाँ पर ये श्यांग आ जाता है और वो उस लड़की को भगाकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है। लेकिन अचानक से ही उस लड़की की आँख खुल जाती है, क्योंकि ये सब कुछ तो वो लड़की अपने सपने में देख रही होती है। इसका नाम माऊ है और ये 25 साल की अनमैरिड डॉक्टर होती है। अगले दिन मार्केट में अफरा तफरी मची हुई थी। एक लड़के को चोट लगने ही वाली थी। तभी चैन त्यांग आकर उसे बचा लेता है। सारी लड़कियां उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है, ये लड़का तो कितना ज्यादा हैंडसम है। चैन त्यांग तो अपनी तारीफें सुनकर इतरा रहा होता है। तभी एक छोटा बच्चा उसे बोलता है, मुझे मेरी कैंडी वापस दो, तुमने मेरी कैंडी को गिरा दिया है। तभी इन्हीं आकर उस बच्चे को अपनी कैंडी देकर वहाँ से भगा देती है। ये बचपन से ही चैन त्यांग को काफी ज्यादा पसंद करती है। चैन त्यांग बोलता है, बदले में मैं तुम्हें 2 कैंडी खरीद कर दूंगा। वो बोलती है, मुझे कैंडी नहीं बन चाहिए। तभी वहाँ पर चैन त्यांग का पर्सनल कार्ड लिंग श्यांग अपने हाथों में 2-2 बन लेकर टपक पड़ता है और बोलता है, बॉस आपको बन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपका काम ऑलरेडी कर दिया है। इनको तो उस पर गुस्सा आने लग जाता है, तुम हर बार कबाब में हड्डी बनकर क्यों टपक जाते हो? अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं मास्टर को बोलकर तुम्हारी तनख्वाह कटवा दूंगी। दूसरी तरफ मुआ जंगलों में जिनसन नाम की औषधि को ढूंढने के लिए गई होती है, क्योंकि उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती थी और उस जड़ी बूटी से ये बीमारी ठीक हो सकती थी। उसी तरीके से पहाड़ों पर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर ये शिंग पर जाती है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है। वो उसे चेक कर ही रही होती है। तभी वो अचानक से उठ जाता है और उसे देखने के बाद फिर से बेहोश हो जाता है। इधर चैन त्यांग का असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है, बॉस आप क्लिनिक की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या आपको मुआ से मिलना है? वैसे मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ, आपको एक टाइम पर ना 2 लड़कियों से प्यार नहीं करना चाहिए। वो बोलता है, मुझे मुआ से कुछ काम है, और रही बात इनकी, वो बचपन से ही मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह है। ये सुनकर असिस्टेंट तो शौक हो जाता है, छोटी बहन? इसके बाद चैन त्यांग जैसे ही क्लिनिक पहुंचता है तो खून के दागों को देखकर जल्दी से अंदर आ जाता है। मुआ उसे बताती है, ये मुझे बाहर जख्मी हालत में मिला, इसलिए मैं इसको अंदर लेकर आ गई। वो बोलता है, तुम ये सब मत करो, मैं इसकी पट्टी कर देता हूँ। जिसके बाद वो उसके घाव को देखने लग जाता है। तभी इन क्लिनिक के बाहर आ जाती है और दूर से ये सब कुछ देखकर उसे कुछ गलत फहमी हो जाती है, इसलिए अंदर आकर बोलती है, कमीनी औरत, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये क्या कर रही है? क्या तेरे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? तभी सामने से मुआ आ जाती है। इन्हीं उसे देखकर बोलती है, अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो ये कौन है? पेशेंट को देखने के बाद उस बेचारी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। चैन त्यांग गुस्से में बाहर आता है और उसे बोलता है, तुम्हें मुआ से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। माना कि तुम्हारी उससे बनती नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसकी बेइज्जती करोगी। वो एक बहुत ही ज्यादा काबिल डॉक्टर है, इसलिए तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन्हें बोलती है, जब भी हमारे बीच में झगड़ा होता है ना, तुम हमेशा उसी की साइड लेते हो, मेरी तो नहीं लेते। वो बोलता है, जो सच होता है मैं उसी की साइड लेता हूँ। ये सुनकर वो रोने लग जाती है। वो बोलता है, अरे रोना बंद करो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है।
जिसके बाद वो उसे छोड़कर चला जाता है। ये देखकर इनिन को गुस्सा आता है, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो फिर से वापस आ जाता है। वो उसे आता हुआ देखकर फिर से रोने लग जाती है। चैन तियांग उसे कैंडी देता है। ये देखकर वो चुप हो जाती है। अगले दिन जैसे ही ये शिंग को होश आता है तो वो क्लिनिक को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये मैं कहाँ पर आ गया। तभी मुआ वहाँ पर आ जाती है। वो उसे पूछता है तुम कौन हो। मुआ बताती है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर ये शांग पूछता है तो मैं कौन हूँ। वो बोलती है तुम कौन हो ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना। ये शांग उससे उसका नाम पूछता है। वो उसे अपना नाम बता देती है, जिसके बाद वो उसे बोलता है आज से तुम मुझे यून कहकर बुलाना। तभी ये शांग के हाथों से एक दवाई गिर जाती है, जिसके बाद मुआ उसे गुस्से से देखने लग जाती है। वो बोलता है मैं साफ कर दूंगा, पर वो साफ करने से ज्यादा कचरा फैला रहा होता है। ये देखकर मुआ बोलती है तुम रहने दो, मैं ही कर लूंगी। इसके बाद ये शिंग सोच रहा होता है मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे ये मुआ बाहर आती है तो वहाँ पर उसे ये शिंग दिखाई नहीं देता। वो सोच रही होती है लगता है वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन ये शांग तो यहीं पर होता है। इसके बाद चिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है। मुआ उसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने के लिए आई होती। चिन उसे बोलती है जब अगली बार तुम यहाँ पर आओ तो मेरे लिए परफ्यूम लेकर आना। मुआ के वहाँ से जाने के बाद उसका एक सर्वेंट आकर उसे बोलता है फेमस डॉक्टर यान फिर से यहाँ पर आए हैं। सबको पता है कि वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो आपको भी उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। चिन बोलती है ये कोई कोठा थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ नाच गाना होता है। जब मुआ यहाँ से जा रही होती है तो उसे कप लगने वाला होता है। तभी ईशांग आकर उसे बचा लेता है और वो कप उसे लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी चोट पर दवा लगा रही होती है। ईशांग को तो ये सब कुछ काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी की, इसलिए हिसाब बराबर हुआ। अब यहाँ से तुम चलते बनो। वो बोलता है इतनी रात को भला मैं कहाँ जाऊँगा। वो सोचती है हाँ रात हो गई है और ठंड भी काफी है, इसलिए वो उसको वहीं पर रखने के लिए मान जाती है। अगले दिन जैसे ही वो उठती है तो ये शांग उसके ही बाजू में सो रहा होता है। वो बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। ये शांग बोलता है तुम्हें मुझे अपने पास लेकर आई थी। वो सोच रही होती है क्या ये सच में मैंने किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन आज ये मेरे बाजू में सोया था इसलिए शायद मुझे आज रात को अच्छी नींद आई। ये शिंग बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ये शिंग से बहुत सारे काम करवाती है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में मुआ चिंग के पास आती है क्योंकि उसने ये शिंग को पकड़ लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो ये शिंग वहाँ से भाग गया होता है। तो जोर से चिल्ला रही होती है युन तुम कहाँ पर चले गए। अभी ये शिंग उसके पास आकर उसे काफी ज्यादा गुस्से से घूरने लग जाता है। ये देखकर वो बोलती है ये युन नहीं है, जरूर कोई और लग रहा है। यहाँ पर इन चैन तियांग को बोल रही होती है जल्दी ही युन और मुआ रिलेशन में आने वाले हैं। चैन तियांग बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, उन दोनों को मिले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है। इरिन बोलती है तुम ना सच में बेवकूफ हो, हीरो हीरोइन को बचाए या फिर हीरोइन हीरो को बचाए, उन दोनों में प्यार तो होता ही है। जब मैं छोटी थी तो तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी और तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर वो बोलता है भगवान अगले जन्म में से मेरी सर्वेंट बनाना। इधर ही शियांग मुआ को अपने क्लोज कर उसे बड़े ध्यान से देखने लग जाता है। वो बोलती है तुम यून नहीं हो। ईशांग बोलता है अगर मैं यून नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ, तुम चाहो तो मुझे चेक भी कर सकती हो, और उसके करीब जाने लग जाता है। मुआ उसे सुई मारकर बेहोश कर देती है और बैठकर सोच रही होती है एकदम से इसकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई। बाहर चैन तियांग को बोल रही होती है हमने उस लड़के को डॉक्टर मुआ के क्लिनिक के बाहर घूमते हुए देखा, हमें लगा वो चोर है इसलिए उसे पकड़ लिया, पर अभी मुझे मुआ ने बताया वो तो उसका असिस्टेंट है। इसके बाद लिंची नाम के बंदे को दिखाया जाता है। चीन उसके पास आकर पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें आर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम मुझसे बेफालतू के सवाल मत पूछो, यहाँ से चलती बनो। मुआ
ये शियांग को लेकर आ रही होती है। चेंतियांग बोलता है मैं इसे पकड़ लेता हूँ। मुआ चिन को बोलती है अगर आगे चलकर मेरे घर में कोई आवारा कुत्ता भी घुस गया फिर भी तुम उसे मेरी परमिशन के बगैर टच मत करना। इसके बाद एक बुढ़ा किसी को बोल रहा होता है ये फैमिली तो खत्म हो गई है लेकिन अभी भी मेरे पास उस ड्रग का फॉर्मूला है जिसके जरिए मैं अभी भी पैसे कमा सकता हूँ। इधर मुआ ये शियांग को दवाई पिला रही होती है। चेंतियांग बोलता है ये काम मैं कर देता हूँ लेकिन वो मना कर देती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर चेंतियांग को तो काफी ज्यादा बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मुआ सोच रही होती है पहले तो इसकी पर्सनालिटी कितनी ज्यादा क्यूट थी पर अचानक से ये इतना ज्यादा खड़ूस और गुस्से टाइप का कैसे हो गया। इधर लिंची के पास इनिन आ जाती है और उससे बकवास बातें कर रही होती है। वो बोलता है तुम मुझसे खाना खाने के बाद बात करना क्योंकि तुम्हारे मुँह से खाना ही बाहर निकल रहा है। इनिन उसे कुछ पैसे देती है तो वो उसे एक पेंटिंग दिखाते हुए बोलती यंग लॉर्ड ने सभी लड़कियों को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसका चक्कर तो किसी लड़के के साथ चल रहा है। इनिन बोलती है जब उसे लड़के पसंद थे तो उसने लड़कियों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ क्यों किया। वो बोलता है ये पेंटिंग मैं उसकी शादी वाले दिन उसे गिफ्ट में देने वाला हूँ क्योंकि उसने लड़कियों के साथ जो धोखाधड़ी की है मैं उसका बदला उससे लेना चाहता हूँ। इनिन बोलती है तुम्हारी नजर तो सच में सीसीटीवी से भी ज्यादा तेज है। तभी इनिन की नजर एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें मुआ और ये शियांग ज्यादा ही क्लोज थे। इनिन जल्दी से उस पेंटिंग को देखकर चेंतियांग को दिखाने के लिए ले जाती है। वो सोच रही होती है आज मैं उस आदमी को दिखा दूंगी वो जिस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है उसका चक्कर तो अपने असिस्टेंट के साथ ही चल रहा है। लेकिन जब वो उसके घर पर पहुंचती है तो वो नहा रहा होता है इसलिए वो उसे दूर से देखने लग जाती है और बोल रही होती है मुझे नहीं मालूम था इसकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी है। इधर मुआ ईशान को लेकर किसी दिमाग के डॉक्टर के पास आ जाती है और डॉक्टर बताती है इसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा रेयर है इसलिए मैं ठीक से डायग्नोस नहीं कर पा रही हूँ मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। उसके जाने के बाद ईशान बोलता है तुम मुझे घर से बाहर मत निकाल देना तुम जो भी कहोगी ना मैं वो सब कुछ करूँगा। मुआ उसे बोलती है तुम इस बॉक्स को लेकर जाओ और लिंची को डिलीवर कर दो। जब ईशान उसके रूम में आता है तो उसका पूरा रूम पेंटिंग से भरा हुआ होता है। तभी उसकी नजर इस पेंटिंग के ऊपर जाती है। वो जल्दी से इस पेंटिंग को निकालने लग जाता है। तभी लिंची आकर बोलता है दूसरों की चीजों को इस तरीके से टच करना बहुत ही गलत बात होती है। ईशान उसे बोलता है बिना तुम हमारी परमिशन के इस तरीके की पेंटिंग कैसे बना सकते हो, क्या ये गलत नहीं है। वो बोलता है जब तुम्हें दिन दहाड़े ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे ड्रॉ करने में कैसी शर्म। ईशान बोलता है हमारे बीच में ना ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा कर कर मुआ की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पेंटिंग को लेकर जा रहा होता है। लिंची उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ पर तो चोट लग गई होती है। ये देखकर वो गुस्सा करने लग जाता है मेरा हाथ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, अब मैं म्यूजिक कैसे बजाऊंगा। अचानक से ईशान की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। सीन कट होता है। इधर मुआ सोच रही होती है ईशान की पर्सनालिटी बार बार चेंज क्यों हो रही है, लगता है मुझे अपने डैड की मेडिकल बुक में चेक करना होगा। तभी एक गार्ड आकर बोलता है आपको जल्दी से पेविलियन चलना होगा। ये सुनकर वो बोलती है क्या युद्ध ने फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वो हाँ बोल देता है। मुआ जैसे ही पेविलियन में पहुंचती है तो येशिंग उससे बोलता है तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी चिन आकर बोलती है आज लिंशी म्यूजिक बजाने वाला था लेकिन तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाएगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं गेस्ट के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। येशिंग बोलता है तुम चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर वो स्टेज पर जाकर अपनी तलवारबाजी दिखाने लग जाता है। उसके मूव्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां उसके लिए पागल होने लग जाती है। एक तो इतनी ज्यादा चिल्ला रही थी कि वो बेहोशी की मारी गिर ही जाती है। चिन से पूछती है तुम्हें ये लड़का कहाँ से मिला, इसने तो आते ही सीधा सारी लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया है, तुम इसकी कीमत बोलो मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। मुआ बोलती है ऐसा तुम सोचना भी मत। इसके बाद जब वो पेविलियन से वापस जा रहे होते हैं तो मुआ काफी ज्यादा जेलस थी। वो बोलता है मैंने लिंशी की पेंटिंग को जला दिया, क्या इस वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन उस पेंटिंग में ऐसा कुछ था जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। वो बोलती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान बोलता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है, तुमसे जुड़ी
ही हर चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस पेंटिंग को देखने के बाद कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करे। ये बोलकर वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। तभी चौकीदार आकर जागते रहो बोलने लग जाता है। इस वजह से ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुआ उसके फेस पर मुखौटा रखते हुए बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। वो बोलता है, अभी अभी तुम जिस चेहरे को देख रही हो वो मेरा असली चेहरा है। अगले सीन में मुआ को नींद नहीं आ रही थी तो ये शांग उसे कहानी सुनाने लग जाता है। इधर ये तीनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। लिंची देखता है ये दोनों तो अपने में ही लगे हुए हैं, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लग जाता है, हाय मेरा हाथ जोर से दुख रहा है। वो कमीना यून मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चैन शांग उससे पूछता है, यकीन नहीं होता यून ने तुम्हें डराया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इस शांग की पर्सनालिटी चेंज होने के बाद उसने लिंची को पहले तो पकड़ लिया होता है और फिर उसे बोलता है, क्या तुमने किंग ऑफ मेडिसिन के बारे में सुना है। उसको पीने के बाद आदमी हमेशा के लिए चुप हो जाता है। अभी तो मैं तुम्हें बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, आगे चलकर ऐसा कुछ मत करना जिससे मुआ की रेपुटेशन खराब हो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनेन बोलती है, वो तुम्हें ऐसे कैसे धमकी दे सकता है। मैं जा रही हूँ उसको सबक सिखाने के लिए, लेकिन फिर वापस आकर बोलती है, मैं तुम्हारा बदला कल ले लूंगी। लिंची बोलता है, मुझे तो यहाँ पर रहना ही नहीं है, इसलिए तो मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं इस जगह को छोड़कर जा सकूं। अगले दिन मुआ को उसके डैड की मेडिकल बुक में यिनशी को ठीक करने का एक नुस्खा मिल जाता है, इसलिए वो उस जड़ी बूटी को ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो जड़ी बूटी उसे कहीं भी मिल नहीं रही होती। तभी वहाँ पर ये शांग बहुत सारा खाना लेकर आ जाता है। वो उसे पूछती है, तुम्हारे पास इसको खरीदने के पैसे कहाँ से आए। वो बोलता है, यहाँ पर एक जड़ी बूटी का बॉक्स पड़ा था जो मुझे बेकार लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। मुआ बोलती है, मैं उसे कब से ढूंढ रही थी और तुमने उसे बेच दिया। इसकी परमिशन लेकर तुमने ये काम किया, जाओ उसे वापस लेकर आओ। इधर चैन तियांग इरिन को बोलता है, मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि तुम मुझे नहाते हुए देख रही थी, क्या तुम्हें कोई शर्म वरम नहीं आती है क्या। वो बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा हैंडसम बनने के लिए किसने कहा था। अब तुम इतने हैंडसम हो तो लड़कियां तो तुम्हें घूरेगी ना। वैसे भी तुम्हें नहाते हुए देखने का सुनहरा मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। इधर ये शियांग चिन के पास आ जाता है क्योंकि उसे पैसे कमाकर उस जड़ी बूटी के बॉक्स को वापस लाना था। चिन उसे बोलती है, तुम इन कपड़ों में ना बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। वो मना कर देता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लिंची की टक्कर का हूँ, इसलिए तुम मुझे काम पर रखना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज काम नहीं कर सकता हूँ, बस मैं आज ही काम करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक मोटी रकम देनी होगी। चीन बोलती है, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लिंची चीन को बोल रहा होता है, तुम मुझे ज्यादा पैसे दो वरना मैं काम नहीं करूँगा, तुम्हें मेरी शर्तें भी पूरी करनी पड़ेगी। चीन उसकी बातों से पक रही होती है। तभी सर्वेंट आकर बताता है, यून आया है। ये सुनकर यून तो खुश हो जाती है, लेकिन लिंची के होश उड़ जाते हैं। चीनू से बोलती है, ज्यादा नखरे मत करो, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा ही करो, वरना तुम्हें रिप्लेस करने में मुझे जरा वक्त नहीं लगेगा। लिंची बोलता, अभी मैं बहुत सारे पैसे बस कमाने ही वाला था, लेकिन इस यून ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ पर ये शांग लड़की बनकर लिपस्टिक बेच रहा होता है। लड़कियों को लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती है, इसलिए वो लोग खरीदने के लिए काफी ज्यादा धक्का मुक्की कर रहे थे। तभी इनको पता लग जाता है ये तो एक लड़का है। ये देखकर वो लड़कियां तो और भी ज्यादा खुश होकर धक्का मुक्की करने लग जाती हैं। इधर इनेन एक भविष्य बताने वाले बाबा के पास आ जाती है। वो बाबा उसे जमाल घोटा देकर बोलते हैं, अगर तुम इसे थोड़ा थोड़ा यूज करोगी तो वो बंदा बार बार वॉशरूम जाता रहेगा, लेकिन अगर तुमने इसे एक बार में ही यूज कर लिया तो इंसान मर भी सकता है। और फिर वो उसे एक और चूरन देते हुए बोलते हैं, जिस आदमी को तुम पसंद करती हो उसे ये चूरन खिला देना, वो तुम्हारा हो जाएगा। इनेन जल्दी से उन दोनों चूरन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और मुआ के क्लिनिक पर आती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, इनमें से जमाल घोटा कौन सा है और वो चूरन कौन सा है। तभी वहाँ पर कोई आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से एक चूरन को पानी में मिलाकर वहाँ से भाग जाती है। एक्चुअली में वहाँ पर चैन तियांग और उसका असिस्टेंट आ रहा होता है। असिस्टेंट उस चूरन को देखकर उसे चाटने लग जाता है, जिसके बाद अचानक से ही उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वो चैन तियांग को देखकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है और वो उसे किस करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में असिस्टेंट का गाल तो बहुत ही ज्यादा लाल होता है। चैन तियांग बोलता है, मुझे माफ करना,
आगे मैं दोबारा कभी तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारूंगा। दूर से इन भी ये सारा नजारा देख रही होती है। वो बोलती है ये असिस्टेंट तो सच में कबाब में हड्डी है, हर बार ये बंदा मेरा प्लान खराब कर देता है। इधर मुआ उस चूरन वाले पानी को पी लेती है। तभी श्यांग जड़ी बूटी वाले बॉक्स को लेकर आ जाता है। मुआ तो उसके काफी ज्यादा क्लोज जा रही होती है। वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया है? मगर मुआ तो बार बार उसके क्लोज जाई जा रही होती है और उसे किस करना चाहती थी। ये देखकर वो उसे पानी के टब में गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में मुआ को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए वो उसके पास दवाई लेकर आ जाता है और पूछता है बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया होगा? वो बोलती है मुझे नहीं पता, बस यहाँ पर तो चैन तियांग और उसका असिस्टेंट ही आया था और मैं जानती हूँ कि वो दोनों कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। श्यांग उसके लिए गर्म कपड़े लेकर आ जाता है और बोलता है जल्दी से चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगले सीन में श्यांग मार्केट में घूमते हुए सोच रहा होता है मुआना बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मैंने उसे आज से पहले इतना ज्यादा शाय फील करते हुए कभी नहीं देखा। तभी वो भविष्य बताने वाला बाबा बोलता है बच्चे तुम तो मुझे प्यार में लगते हो। वो बोलता है आपको कैसे पता चला? वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पता ना हो। ये बोलकर वो उसे चूरन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाता। अगर तुम उस लड़की को बताना चाहते हो तो इस चूरन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद श्यांग को पता चल जाता है इसी चूरन को खाने के बाद मुआ की वैसी हालत हुई। अगले सीन में इन को कोई पेट पर बांध देता है। वो चिल्ला रही होती है प्लीज मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी श्यांग आकर बोलता है वो तुम ही थी ना, तुम्ही ने मुआ को जहर दिया था। वो बोलती है तुम क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। श्यांग बोलता है तुम ना जानने का नाटक मत करो क्योंकि उस बाबा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। आगे से तुम मुआ के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत। अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इनिन बोलती है चैन तियांग उसे पसंद करता है जबकि मुआ में तो कुछ भी खास नहीं है, वो सिर्फ एक अनमैरिड बुड्ढी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर श्यांग को गुस्सा आता है और वो उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर वापस जा रहा होता है तो वो देखता है डॉक्टर इयान के हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। वो एक बंदे से पूछता है तुम तो कल यहाँ पर आए थे ना, फिर आज भी क्यों आए हो? वो लड़का बोलता है इसे तुम्हें क्या है? हाँ मैं कल आया था, आज भी आया हूँ और आगे भी आता रहूंगा। वैसे तुम तो डॉक्टर मुआ के असिस्टेंट हो ना, क्या तुम यहाँ पर चोरी छुप के जासूसी करने के लिए आए हो? तभी डॉक्टर लू नाम का बंदा बाहर निकल कर बोलता है अगर डॉक्टर मुआ हमसे कम्पीट करना चाहती है तो चैलेंज एक्सेप्ट है, मगर तुम उसे कह देना कि वो तुम्हें यहाँ पर भेजकर इतनी गंदी हरकतें ना करे। ये सुनकर ये श्यांग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है सबको पता है कि तुमने इस सिटी के पूरे हॉस्पिटल को बंद क्यों करवाया ताकि तुम्हारे हॉस्पिटल में सभी लोग आ सके। तुम्हें ऐसा लगता है ना तुम्हारी चाल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर मुझे पता है। इसके बाद श्यांग उसे मुंह तोड़ जवाब देकर जैसे ही वापस आता है तो कुछ सैनिक आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। बुआ चैन तियांग से पूछती है क्या उसने आज फिर कुछ कर दिया है? चैन तियांग बताता है उसने इनिन को जंगल में बांध कर रखा था और उसे काफी मारा भी, इसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। लेकिन मुआ को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। ये श्यांग ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मुआ कोर्ट जाकर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करती है कि आप इस मामले की फिर से जांच करवाइए। इनिन ने उस पर झूठा आरोप लगाया है कि उसने उसे मारा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। एक्चुअली में मजिस्ट्रेट इनिन के ही डैड होते हैं। वो बोलते हैं जब इनिन वापस आई थी तो हम सभी लोगों ने देखा वो खून से लथपथ थी और ये चीज सभी ने देखी। क्या अभी भी तुम कहोगी कि ये निर्दोष है? वो बोलती है आपको इंसानों और जानवरों के खून में तो फर्क पता ही होगा ना। जानवरों का खून इंसानों के खून से काफी ज्यादा गाढ़ा और स्मेली होता है। आप लोगों ने इनिन की बॉडी पर जो खून देखा वो जानवर का खून था। इसने कल मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए मुझे उत्तेजक ड्रग्स भी दिया था। इनिन बोलती है क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए मुझ पर ही झूठे आरोप लगा रही हो। एक तो तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बांधकर जंगल में मारा और तुम यहाँ पर आकर तमाशा खड़ा कर रही हो। वह बोलती है अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप चैंग तियांग से भी पूछ सकते हैं। उसके असिस्टेंट को इस ड्रग का नशा हो गया था और चैंग तियांग ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन चैंग तियांग तो इस बात से मुकर जाता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये सुनकर मजिस्ट्रेट बोलते हैं कल जब असिस्टेंट आएगा ना तो खुद ही हम उससे पूछ लेंगे, तब तक तुम इंतजार करो। अगर मेरी बेटी ने सच में
उन पर झूठा आरोप लगाया है और तुम्हारी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की है, तो मैं उसे खुद माफी मंगवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में चेन तियांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इन उसे बोलती है, उस बाबा ने कहा था उस चूरन को पीने के बाद तुम मेरे हो जाओगे, इसलिए मैंने वो खरीद लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर लिंची शौक होकर बोलता है, दिखने में छोटी हो पर कांड तो बड़े बड़े कर रही हो। तभी वहाँ पर चेन तियांग का असिस्टेंट आ जाता है। इन उसे बोलती है, कल तुम कोर्ट में मेरी मदद करना, तुम कह देना कि तुम्हें उस चूरन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बोलता है, भला मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हारी वजह से मुझे चेन तियांग ने एक जोरदार चाटा लगाया था, मैं तुम्हारी पोल सबके सामने खोल कर ही रहूंगा। इनिन तो भोला सा चेहरा बनाने लग जाती है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जब मास्टर तुम्हें मारने वाले थे तो किसने तुम्हें बचाया था, बताओ जरा। ये सुनकर वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन चेन तियांग उसे बोलता है, इस तरीके से झूठ बोलने से अच्छा है तुम मुआ और ईशियांग से माफी मांग लो। इधर मुआ अपने क्लिनिक में होती है। तभी वोंग नाम का एक बूढ़ा आदमी आकर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे डॉक्टर लू के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाना है। मुआ उसे बोलती है, आपका इलाज तो मैं भी कर सकती हूँ। वो बोलता है, तुम नहीं कर सकती, बस तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। तो मुआ उसे कुछ पैसे दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वो सोच रही होती है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे सिर्फ डॉक्टर लू ही ठीक कर सकता है, मैं नहीं। अगले सीन में डॉक्टर लू रूम में जो बातें कर रहे होते हैं, ये सब कुछ चिन भी सुन रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर यान आ जाता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो वो मान जाती है। एक्चुअली में ये वही लड़का है जो रोज पेविलियन में आता था चीन को देखने के लिए। अगले दिन मुआ कोर्ट में उसी चूरन को लेकर आ जाती है और मैजिस्ट्रेट से बोलती है, उस दिन इनिन ने मुझे यही वाला ड्रग खिलाया था। इनिन बोलती है, आज तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो, क्या तुम ये सब करना बंद नहीं कर सकती हो, शर्म नहीं आती क्या? मुआ बोलती है, अगर आपको सच जानना है मैजिस्ट्रेट तो आप खुद इसे ट्राई करें। इनिन मना कर रही होती है, डैड आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसके डैड उस चूरन को खा लेते हैं। इनिन जल्दी से अपने डैड को बाहर लेकर आ जाती है और पूछती है, डैड क्या आपको हॉट फील हो रहा है? और उन्हें पानी पिला रही होती है। उसके डैड बोलते हैं, इसका मतलब ये है तुमने सच में मुआ के साथ वो घटिया हरकत की थी। अभी मुआ आकर बोलती है, इन्हें चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे डैड को सिर्फ आटा ही खिलाया है, कोई भी चूरन नहीं। अगले सीन में ईशियांग को रिहा कर दिया जाता है और ये बाप बेटी इन दोनों से माफी मांगते हैं। इसके बाद मुआ ईशियांग को वहाँ से लेकर चली जाती है। इनिन के डैड उसे पनिशमेंट दे देते हैं, तुम छोटी थी तब से मैंने तुम्हें कभी नहीं डांटा, इसलिए लगता है आज तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। तुम्हारी उस घटिया हरकत की वजह से अगर मुआ को कुछ भी हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेती? तुम जैसी औलाद मेरी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ऊपर से देख रही होती तो वो फिर से मर जाती। इनिन बोलती, आप अपने मुंह से मेरी मोम का नाम मत लीजिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से ही आप काम में बिजी रहते थे। आपने कभी भी मेरा और मेरी मोम का ध्यान नहीं रखा। इवन मोम के बनने के बाद भी आप जरा भी नहीं बदले। उस टाइम पर भी आपने मेरी कोई केयर नहीं की, इसलिए अब आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे कोई सजा दे। अगले सीन में ईशियांग नीडल शॉप ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे चेन तियांग मिल जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर वहाँ पर तुम्हें क्यों जाना है? वो बोलता है, मुझे मुआ ने बोला है कि मुझे ये सब कुछ सीखना होगा। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे अपना पर्स भी दिया है। ये सुनकर चेन तियांग को तो जेलसी होने लग जाती है, इसलिए बोलता है, तुम नीडल शॉप खुद ही ढूंढ लेना। तभी वहाँ पर चेन तियांग का असिस्टेंट आ जाता है और पूछता है, मेरे बॉस कहाँ चले गए? ये श्यांग बोलता है, अभी तो वो ठीक था पर अचानक से उसका मूड खराब हो गया। तभी असिस्टेंट की नजर जाती है कि ये श्यांग के पास तो मुआ का पर्स है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके बॉस जेलस होकर वहाँ से चले गए हैं। असिस्टेंट आकर इनिन को सब कुछ बता देता है जो भी मार्केट में हुआ था। वो बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता वो आदमी सिर्फ एक पर्स के लिए नाराज हो गया। अगले सीन में वो पर्स बना रही होती है, लेकिन उसे सिलाई और एम्ब्रॉयडरी का काम आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो चेन तियांग के लिए कर रही होती है। अगले सीन में वो बहुत सारे पर्स बनाकर चेन तियांग के पास आती है और उसे बोलती है, इसमें से तुम्हें जो भी पसंद आए उसे तुम रख सकते हो। वो बोलता है, मुझे ये नहीं चाहिए। इनिन बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो तो इनमें से ही एक पर्स हमारे प्यार की निशानी होगा। वैसे तुम्हें पता ही है ना, मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ और बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करती
रही हूँ। हम बचपन में रोज खेला करते थे और आगे चलकर भी हम इसी तरीके से रहेंगे। चैन तियांग बोलता है लेकिन मुझे तो कुछ और ही याद है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब चैन तियांग छोटा था तो कुछ बच्चे उसे परेशान करने के लिए आ जाते थे, तब वो आकर उसकी मदद करती थी। चैन तियांग बोलता है जब भी ये लोग मुझे बुली करते हैं तुम हमेशा ही मेरी मदद करने के लिए आ जाती हो, इसके लिए थैंक यू। वो बोलती है ये लोग तुम्हें बुली इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास हर बार कोई अच्छी चीज होती है जिसे ये लोग छीनना चाहते हैं। तुम्हें बड़े होकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि ये लोग तुम्हें बुली ना कर सके। प्रेजेंट में चैन तियांग बोलता है मैंने मुआ की उस बात को अभी तक याद कर रखा है, इसीलिए आज मैं एक पुलिस ऑफिसर बना। वो बोलती है चुप हो जाओ, मेरे सामने उस मुआ का नाम मत लो। और बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं बचपन में मैं तुम्हारे साथ रोज खेलने के लिए आती थी। चैन तियांग बोलता है उस टाइम से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बहन की नजर से ही देखा है। ये सुनकर वो तो उसे किस ही कर लेती है। चैन तियांग तो शौकी हो जाता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट टपक पड़ता है बॉस मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी तरफ ये शियांग मुआ को एक मेडिकल थ्योरी की बुक पढ़कर सुना रहा होता है। वो बोलती है मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, जिसके बाद वो उसे राजकुमार की कहानी सुनाता है जिस वजह से उसे नींद आ जाती है। अगले दिन असिस्टेंट चैन तियांग को बोल रहा होता है मैं आपके रूम के बाहर ताका झाकी नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही आ गया था। जैसे उसका लुक अच्छा है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट, इवन उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा है। चैन तियांग बोलता है वो मेरी बहन जैसी है, मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है लगता है मेरे बॉस मुआ के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हैं। यहाँ पर मुआ ईशियांग से दवाइयों के भरे हुए बैग को उठवा रही होती है। ईशियांग तो सुनकर ही बता दे रहा था कि ये कौन सी दवा है। ये देखकर वो बोलती है तुम्हारी नाक तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे जैसे सूंघने की शक्ति इस सिटी में किसी के पास नहीं होगी। ईशियांग बोलता है हम इन्हें 20-20 रुपए में बेच देंगे और आज रात अच्छा खाना खाएंगे। वो बोलती है ये सारी दवाइयाँ पैसे कमाने के लिए नहीं है, मैं इन सभी को फ्री में बांटने वाली हूँ। ईशियांग बोलता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छी डॉक्टर हो, पता नहीं फिर भी सभी लोग डॉक्टर लू के हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं। तभी ही मुआ का दिमाग चलता है। वो सोचती है जरूर डॉक्टर लू पेशेंट को कोई नशे वाली दवाई खिलाते हैं, इसलिए पेशेंट बार बार उनके यहाँ पर जाते हैं। इधर लिंची डॉक्टर यान के पास आया होता है। डॉक्टर यान उसे बताता है तुम्हें किडनी की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरी बताई हुई डाइट और दवाई ठीक से लोगे तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। लिंची बोलता है आप मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा स्टार हूँ। अगर मेरे फैंस को पता लग गया कि मैं बीमार हूँ वो लोग तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तभी वहाँ पे यिशिंग आकर डॉक्टर यान को बोलता है मैं आपसे कम्पीट करना चाहता हूँ, जिसके लिए डॉक्टर यान मान जाता है। एक्चुअली में डॉक्टर लू ही डॉक्टर यान होता है, उसका पूरा नाम लू यान है। ईशियांग सारी दवाइयों को सूंघकर उसके नाम बता रहा होता है, लेकिन लास्ट वाली को सूंघकर उसे नशा हो जाता है और एकदम से उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि वो फिर से क्यूट वाली पर्सनालिटी में आ जाता है। अगले सीन में मुआ जैसे ही क्लिनिक वापस आती है तो देखती है उसके क्लिनिक का सारा सामान बाहर फेंकवाया जा रहा है। मुआ अंदर आकर डॉक्टर यान से पूछती है ये सब कुछ क्या है। वो बताता है तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझसे शर्त लगाई थी और वो शर्त हार गया है, इसलिए मैं तुम्हारा दवा खाना और तुम्हारा घर अपने नाम कर रहा हूँ। मुआ बोलती है ये तो मेरा छोटा सा असिस्टेंट है, ये मेरे घर और क्लिनिक के बारे में इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है, इसलिए तुम मेरे घर और क्लिनिक को भूलकर यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोलता है ठीक कहा, ये जगह तुम्हारे नाम पर है इसलिए डिसीजन तो तुम ही ले सकती हो, पर ये शर्त हार गया है और मैंने इसे पहले ही कह दिया था कि अगर तुमने मुझे घर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगा। वो जैसे ही ईशियांग के हाथ काटने वाला होता है तो मुआ उसे बोलती है रुक जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो ईशियांग को बोलती है डॉक्टर यान बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे शर्त लगाने से पहले तुम्हें डिस्क्लेमर को ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। वैसे तो हमेशा स्मार्ट बनते फिरते रहते हो, तो आज ये उल्लू वाली हरकतें कैसे कर दी। ईशियांग तो भोली सी शक्ल बनाकर उसकी डांट सुन रहा होता है। तभी डॉक्टर यान आकर बोलता है अगर तुम दोनों ने बात कर ली हो तो मुझे ईशियांग का हाथ चाहिए। ये सुनकर मुआ उस घर को छोड़ देती है। अगले सीन में वो होटल में रूम लेने के लिए जाती है। वहाँ का सर्वेंट बोलता है यहाँ के सारे कमरे बुक हैं, बस एक वीआईपी रूम ही बचा है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। मुआ उसे कुछ पैसे दिखाती है। पैसों को देखकर वो सर्वेंट बोलता है जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें वीआईपी रूम दिखाता हूँ।
पर मुआ बोलती है अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे होटल में स्टे नहीं करना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे ये शांग भी आ रहा होता है। मुआ उसे बोलती है तुम मुझे फॉलो मत करो। वो बोलता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारा रास्ता सेम है। अगले सीन में मुआ एक चौपड़ी में आ जाती है। ये शांग उसके पीछे वहाँ पर भी आ जाता है। ये शांग उसके लिए वहाँ पर बेड बनाता है। मुआ को ठंड लग रही होती है, इसलिए वो वहाँ पर उसके लिए आग भी जला देता है। वो देखता है मुआ सो नहीं रही, इसलिए वो बाहर चला जाता है। बाहर बारिश की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। अंदर मुआ सोच रही होती है मैंने आपका घर और क्लिनिक दोनों ही गवा दिए, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर के बाद मुआ सो जाती है तो ये शांग अंदर आ जाता है। वो बोलता है मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आग के अंदर लकड़ियां डालकर जा रहा होता है। तभी मुआ उसे उठकर बोलती है अंदर ही रहो, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। लेकिन फिर भी वो जा रहा होता है तो वो बोलती है चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ये शांग बोलता है भले ही तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र भी है। ये सुनकर वो बोलती है तुम अपने आप को इतना ज्यादा स्पेशल मत समझो, तुम ठंड की मारी जम कर मर ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगर तुम मर जाते हो तो सीधा शक मुझ पर ही आता ना। ये बोलकर वो सोने लग जाती है। ये शांग तो उसे सोते हुए देख रहा होता है। तभी उसके कपड़े आग में जलने लग जाते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। तभी मुआ को जलने की स्मेल आती है और इस आग को बुझाने के चक्कर में वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। मुआ उसे दूर होकर बोलती है तुम्हारी स्मेलिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा तेज है, फिर कपड़ों पर आग लग गई, ये बात तुम्हें कैसे पता नहीं चली? ईशांग बोलता है जब मैं यान के साथ कंपटीशन कर रहा था तभी ही बीच में मेरी स्मेलिंग पावर चली गई थी। ये सुनकर मुआ उसके कपड़ों में से जहरीली सुई ढूंढने लग जाती है, पर ईशांग को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी उसे सुई मिल जाती है। वो बोलती है इसी की मदद से उसने तुम्हारी स्मेलिंग पावर को रोका था। ईशांग बोलता है ये तो चीटिंग है, वो कमीना इस हद तक कैसे गिर सकता है? ईशांग तो गुस्सा होकर यहाँ से लड़ने के लिए जाने लगता है, पर वो उसे रोककर बोलती है कहाँ जा रहे हो, काफी ज्यादा रात हो गई है, हम इसके बारे में कल सुबह उठकर बात कर लेंगे। ये बोलकर मुआ तो सो जाती है, मगर ईशांग उसे देख रहा होता है। तभी उसकी पीठ पर छोटी सी चोट लग जाती है और खून को देखकर उसकी पर्सनालिटी फिर से चेंज हो जाती है। अगले दिन जब वो उठता है तो चैन त्यांग यहाँ पर आया हुआ होता है। वो मुआ को बोलता है जब तक तुम्हें तुम्हारा क्लिनिक वापस नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर रहो। ईशांग बोलता है थैंक यू अपने घर में हमें जगह देने के लिए। चैन त्यांग बोलता है मैंने सिर्फ मुआ को आने के लिए बोला है, तुम्हें नहीं। ईशांग बोलता है हाँ मैं समझ गया, तुम्हें हम दोनों की कितनी ज्यादा परवाह है। इनिन के पास आकर उसे ये न्यूज सुना देता है तो वो जोर से चिल्लाने लग जाती है क्या कहा? वो मुआ की बच्ची मेरे होने वाले पति के घर तक आ गई। नेक्स्ट सीन में मुआ यान को बोलती है इस क्लिनिक में मेरे डैड की कुछ किताबें हैं जिन्हें मुझे वापस लेकर जाना है। वो देने से मना करता है तो ईशांग उसे डराता है, जिसके बाद वो मान जाता है। वो बोलता है ये पूरी जगह मेरी है, इसलिए तुम अपने साथ किसी भी चीज को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हें एक रात का टाइम देता हूँ, जितना रीड कर याद रख सकती हो रख लो। इधर इनिन अपना बोरिया बिस्तर लेकर चैन त्यांग के घर पर आ जाती है। वो उसे बोलती है मेरे डैड मुझसे काफी ज्यादा नाराज है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए आई हूँ। चैन त्यांग उसे मना करता है पर इनिन तो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। यहाँ पर मुआ अपने डैड की बुक को किसी दूसरे पेपर पर कॉपी कर रही होती है, पर ईशांग को तो रोमांस सूझ रहा होता है तो वो उसे डांट देती है। ईशांग बोलता है मैं इस बुक को रीड कर याद रख सकता हूँ, तो तुम्हें इन्हें कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो मुआ को उठाकर बेड के पास लेकर आ जाता है। वो तो कुछ और ही समझने लग जाती है, लेकिन वो उसे बोलता है तुम आराम करो, मेरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प है, इसलिए मैं इन बुक्स को याद रख सकता हूँ। अगली सुबह जैसे ही मुआ उठती है वो देखती है ईशांग अभी भी बुक्स रीड कर रहा है। तभी यान आकर बोलता है तुम लोगों का टाइम खत्म हो गया, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ इन्हें लंच करने के टाइम पर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि जब से वो चैन त्यांग के घर पर रहने के लिए आई थी वो बेचारा खुद ही अपने घर पर नहीं आया। ईशांग उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर बोलता है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवाने में मदद कर सकता हूँ। तभी चैन त्यांग आकर उसे बताता है वो डॉक्टर यान मुआ के क्लिनिक को एक रेस्टोरेंट में बदलने वाला है। अगले सीन में ये सभी लोग क्लिनिक पहुँच जाते हैं। ईशांग यान को बोलता है चलो फिर से कंपटीशन करते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ये क्लिनिक फिर से
मुआ को वापस देना होगा। यान तो इसके लिए मना करने वाला होता है, लेकिन लोगों को आता हुआ देखकर वो इस कंपटीशन को करने के लिए मान जाता है और बोलता है अगर मैं हार गया तो इस क्लिनिक को छोड़कर मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारा भी नहीं होगा। ये शियांग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों को दवाइयों को सूंघकर उसके नाम बताने होते हैं। लोग भी बड़े इंटरेस्ट के साथ इस कंपटीशन को देख रहे होते हैं क्योंकि उनको जानना था कि लास्ट में कौन जीतेगा। डॉक्टर यान सभी जड़ी बूटियों का नाम ठीक से बता रहा होता है, लेकिन एक चीज को वो सूंघने पर बता नहीं पाता, इसलिए वो 2-3 बार चाट कर उसे देखता है, पर फिर भी उसे पता नहीं चलता कि वो चीज आखिर में है क्या। और ऐसे में यान इस कंपटीशन को हार जाता है। जैसे ही वो उसे खोलकर देखता है तो वो गाय का गोबर होता है जिसे उसने कई बार चाट लिया होता है। ये देखकर सभी लोग उस पर जोर से हंसने लग जाते हैं और वो एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुआ के इस क्लिनिक को बंद कर दिया जाता है। यान उसी काले कपड़े वाले बुड्ढे के पास आकर उसे ये सारी बातें बता रहा होता है। वो काले कपड़े वाला बुड्ढा बोलता है तुम्हें शियांग से थोड़ा संभल कर रहना होगा, मुझे उसकी आइडेंटिटी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर फ्यूचर में तुम्हें उसे खत्म करने का कोई चांस मिले तो हिचकिचाना मत। के बाद यान चिन के पास आकर उसके साथ कुछ ज्यादा ही टची हो रहा होता है। चिन को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर लिंची जोर जोर से चिल्लाते हुए आ जाता है और बोलता है वो कमीना यान, उसकी इतनी हिम्मत। लेकिन तभी वो यान को सामने देखकर बोलता है डॉक्टर यान आप तो बहुत ही ज्यादा महान इंसान हो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना महान इंसान कभी नहीं देखा। मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो कल्टी मार लेता है। शियांग इनिन को बोलता है कितने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक चेन तियांग घर वापस लौट कर नहीं आया। तुमने उसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। इनिन अपने लिप्स पर हाथ रखकर बोलती है कुछ भी तो नहीं। अगले सीन में चेन तियांग अपने ही घर में चोरी छुप के घुस रहा होता है। तभी इनिन उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि उस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुम्हें कहूँगी? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो बदले में तुम भी मुझे किस कर सकते हो। लेकिन चेन तियांग तो उसे ऐसे देखकर अपना मुंह बिगाड़ने लग जाता है। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लग जाती हैं, तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बहुत सारी औरतें येशिंग की ब्यूटी को देखकर उसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई होती है। इनिन उसके पास आकर बोलती है जब से ए शियांग ने यान को हराया है तब से ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है, तो क्या आप लोग इस बात का फायदा उठाना चाहती हो? लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इस शियांग को जवान नहीं बल्कि बूढ़ी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर सारी औरतें अपनी बेटियों को छोड़कर अपनी अपनी सेटिंग कराने में लग जाती हैं। मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हूँ और तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हूँ। दूसरी बोलती है इससे ज्यादा तो मैं बूढ़ी हूँ। शियांग उन सभी औरतों से अपना पीछा छुड़वाने के बाद जैसे ही अंदर आता है तो देखता है कि मुआ तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही है। वो तो उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही होती। गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। शियांग उसे मनाने के लिए उसके लिए कपड़े और ज्वेलरी खरीदता है और उसे लग रहा होता है मुआ तो उसे खुश होकर उसे किस कर लेगी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसे पूछती है इतने सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो बोलता है मैंने अपने आप को बेच दिया है। वो बोलती है क्या कहा? अपने आप को बेच दिया? किसे बेचा है तुमने? वो बोलता है इनिन को। वो बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम्हें ये लगा कि मेरा क्लिनिक चला गया इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुमने नया बॉस ढूंढ लिया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, गलती से भी मेरा पीछा मत करना, तुम जाओ अपने उस इनिन के पास। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर इनिन आ जाती है और बोलती है उसने क्या कहा और वो इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही थी? क्या मेरा बताया हुआ प्लान काम नहीं किया? वो बोलता है पता नहीं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मैंने तो बस उसे इतना ही कहा था कि मैंने तुम्हें अपने आप को बेच दिया है। ये सुनकर इनिन बोलती है क्या तुम साउथ पोल के सुअर हो? तुम सच में कोई बेवकूफ इंसान हो या तुम्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती है? पर कोई बात नहीं, अगर प्लान ए फेल हो गया है तो मेरे पास प्लान बी है। मैंने तुम्हारी सेटिंग कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो मैं इसे पूरा कर ही रहूंगी। ये बोलकर वो उसे डेट पर जाने का प्लान बताती है। अगले सीन में जब वो रात में आती है तो मुआ चेन तियांग के साथ डिनर कर रही होती है। ये देखकर इनिन बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो चेन तियांग को बोलती है मुआ के साथ यहाँ पर शियांग को आना था, ना कि तुम्हें। इसके बाद वो मुआ के साथ ड्रिंक करने का
कंपटीशन करने लग जाती है। चैन तियांग के कहने पर भी वो दोनों रुक नहीं रही होती। तभी वहाँ पर ईशियांग आ जाता है। चैन तियांग मुआ को ईशियांग के साथ इस हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुआ ही उसके साथ चली जाती है। लिन तो ड्रंक होने के बाद चैन तियांग को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। इधर मुआ ईशियांग को बोल रही होती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी वजह से मेरा घर चला गया, मेरा क्लिनिक भी चला गया और तुम उस इनिन के पास चले गए। मुझे तो तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तुम उस इनिन को पसंद नहीं कर सकते। मैं सच में बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाऊंगी। ईशियांग स्माइल करते हुए बोलता है, मैं इनिन को नहीं बल्कि तुम्हें ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो उसे किस कर लेती है। अगले दिन असिस्टेंट आकर बताता है, मुआ ने मुझे डॉक्टर यान के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। जब मैं कैपिटल में गया तो मुझे पता चला कि पहले ये सिली का स्टूडेंट हुआ करता था और उसके बाद वो ये सिली की एकेडमी को छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गया। इसका रीजन क्या था ये मुझे पता नहीं है। लिन बोलती है, असिस्टेंट के बाद तो सबसे बड़ा चुगलीखोर वो लिंशी है। उसके पास हर बार कोई ना कोई मसालेदार खबर होती ही है, तो क्यों ना हम एक बार उससे ही जाकर पूछ ले। अगले सीन में ये सभी लोग उसके पास पहुँच जाते हैं। लिंशी ईशियांग को देखकर बोल रहा होता है, ये आदमी ना मेरी नजरों में खटक रहा है, इसे बाहर निकालो वरना मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। ये सुनकर ईशियांग वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद लिंशी बताता है, कैपिटल में थोड़े दिन पहले ही एक घटना हुई थी जिसमें पूरी ही फैमिली को खत्म कर दिया गया था, लेकिन सुनने में आया है ये सिली का बेटा जो कि 20 साल का था वो उसमें जिंदा रह गया है और कहीं पर भाग गया है। ये सुनकर ये सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कहीं ये सिली का बेटा ईशियांग तो नहीं है। लेकिन सभी लोग इस बात को इग्नोर कर ट्रिप पर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर आकर इनिन ईशियांग को बोलती है, तुम्हें ये पेड़ याद है, तुमने मुझे उस दिन इसी पेड़ से बांधा था। चैन तियांग की नजर उन दोनों पर होती है, क्योंकि ये दोनों काफी हंस कर बातें कर रहे होते हैं। इनिन बोलती है, अब हम दोनों टीम हैं, हमने डिसाइड किया था तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस वजह से ये दोनों तो कपल बनते जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक और आइडिया है, तुम मुआ को लेकर एक ब्यूटीफुल सी जगह पर जाओ और वहाँ जाकर उसे प्रपोज कर दो, ताकि मैं भी चैन तियांग के साथ अकेले में कुछ टाइम बिता सकूं। अगले सीन में ईशियांग मुआ को लेकर नदी के पास आ जाता है। वो उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले उस पर हमला हो जाता है। ये दोनों हमलावरों से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं और इसी भगदड़ के चक्कर में ईशियांग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। चैन तियांग लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो इनिन से पूछता है, मुआ और ईशियांग कहाँ पर गए हैं? इनिन बताती है, वो लोग तो पहले ही घर चले गए हैं। ये सुनकर वो बोलता है, फिर हमें भी यहाँ पर नहीं रुकना है, हम भी घर वापस चले जाते हैं। दरुई हुआ ईशियांग को लेकर किसी गुफा जैसी जगह पर आ जाती है। वो उसके घाव को साफ कर उसकी पट्टी कर देती है। तभी ईशियांग को होश आ जाता है। वो उसे बोलता है, तुम मुझे काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, तो तुम आराम करो, लकड़ियाँ जलाने का काम मैं कर देता हूँ, काफी रात हो गई थी। चैन तियांग को मुआ की फिक्र हो रही थी, ये अभी तक वापस लौट कर क्यों नहीं आई। इनिन उसे बोलती है, वो दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो खो जाएंगे, तुम उन दोनों की फिक्र मत करो, क्या पता वो ट्रीटमेंट देने के लिए किसी दूसरे गांव में चले गए हो, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और चुपचाप खाना खाओ। यहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं। तभी मुआ उठ जाती है। वो देखती है ईशियांग को तो तेज फीवर हो गया है, इसलिए वो जंगल में जाकर कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती है। जैसे ही वो उस दवाई को उसे पिलाने के लिए जाती है तो ईशियांग उस दवाई को बाहर निकाल देता है, क्योंकि अभी वो बेहोश था, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ उस दवाई को पिला देती है। अगले दिन चैन तियांग इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और मुआ को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि उसे लग रहा था उन दोनों के साथ जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। इधर ईशियांग को जब होश आता है तो मुआ उसे बोलती है, कल रात तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम बता दिया करो ना, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। ईशियांग उसे बोलता है, अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। वो बोलती है, छोड़ो मुझे। वो बोलता है, ये वाली बात मैं तुम्हारी नहीं मान सकता।
ये सुनकर वो शर्माने लग जाती है। इधर इनिन काफी ज्यादा बेफिक्र नजर आ रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों रात भर से घर वापस नहीं आए। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा। चैन त्यांग गुस्से में आकर उसे बोलने लग जाता है, तुमने तो कहा था कि वो दोनों जंगल से वापस आ गए हैं, फिर वो दोनों अभी भी जंगल में क्या कर रहे हैं? एक सैनिक ने मुझे बताया है कि उन पर हमला हुआ था। क्या ये सब कुछ तुमने करवाया है? क्या तुम मुझे पाने के लिए इतना ज्यादा मरी जा रही हो? तुमने दो लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। वो बोलती है ये श्यांग मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे काफी अच्छे तरीके से जानते हो मैं कैसी हूँ, फिर भी तुम इस तरीके के आरोप मुझ पर कैसे लगा सकते हो? और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया है तो तुम ऐसा सोच सकते हो। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इनको इस तरीके से देखकर चैन त्यांग समझ जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अगले दिन चैन त्यांग मुआ और ईशांग को भी ढूंढने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर इन कुछ सैनिकों के साथ आ जाती है। दरअसल वो भी उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रही होती है। चैन त्यांग जब उसे आवाज देता है तो वो उसकी आवाज ही नहीं सुनती और वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर हमलावर इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। ईशांग मुआ को बेहोश कर बोलता है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम भी हट हो जाओ। इतना बोलकर वो उन हमलावरों का ध्यान भटका देता है। कुछ ही देर में वहाँ पर ये सभी लोग आकर उन हमलावरों को वहाँ से भगा देते हैं। अगले सीन में ये दोनों सही सलामत वापस आ जाते हैं। मुआ इनको थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कोई बात नहीं, ईशिंग मेरा दोस्त है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं ये बात मानती हूँ कि मैं पहले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हूँ कि मैं किसी को मरने के लिए छोड़ दूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। चैन त्यांग उससे बात करना चाहता था लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर चली जाती है। अगले सीन में ईशियांग मुआ को बताता है, मैं कैपिटल से आया हूँ, जंगल में आज जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ दोबारा हो और मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओ, इसलिए मैं कैपिटल वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उसे किस कर लेती है और बोलती है तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इधर इन्हें आकर चैन त्यांग को बोलती है, मुआ ईशांग के साथ कैपिटल में जा रही है, जाकर उसे रोको, अपनी दिल की बात बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बोलता है, इनिन को मैंने इतना ज्यादा दुखी आज से पहले कभी नहीं देखा। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? लेकिन वो अपने असिस्टेंट की बात को इग्नोर करता हुआ सीधा मुआ के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम ईशान के साथ कैपिटल में जा रही हो? वो बोलती है अभी ईशान की बीमारी ठीक नहीं हुई है, वो मेरा पेशेंट है, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। चैन त्यांग बोलता है, क्या सच में यही वजह है और कोई वजह नहीं है? वो बोलती है हाँ वो मेरा पेशेंट है और मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। चैन त्यांग सोचता है, मुआ तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, क्या तुम मुझसे ये नहीं बोल सकती कि तुम उसे पसंद करती हो? जब ये दोनों कैपिटल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं कि उनके सामने ये दोनों आ जाते हैं। चैन त्यांग ईशांग को बोलता है, मैं मुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, जो कि सरासर झूठ था। उसका असली मकसद तो इन्हीं के पीछे आना था। जैसे ही ये लोग कैपिटल में एंटर करते हैं तो दूर से उन्हें वो काले कपड़े वाला बुढ़ा भी देख रहा होता है। इसके बाद ये लोग किसी होटल में रुके हुए होते हैं। इन्हीं आकर उसे बोलती है, मुआ किडनैप हो चुकी है। एक्चुअली में मुआ को उसी काले कपड़े वाले बुढ़े ने किडनैप किया था। वो उसे बोलती है, तुम तो डॉक्टर साउ हो ना, जो कि ड्रग्स बेचकर पैसे कमाता है, तुम जैसे इंसान को तो डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए। शाव बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही डॉक्टर शाव हूँ जो कि ड्रग्स बेचकर पैसे कमाता है। लोगों को अगर फ्री में इलाज करो फिर भी वो तुम्हारी कदर नहीं करते, तो मुझे भी कहाँ उनकी पड़ी है। आखिर में पैसे ही सब कुछ है और अभी मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही सही लगता है। मुआ उसे बोलती है, ईशांग डॉक्टर सिली का बेटा है ना, इसीलिए तुमने मुझे किडनैप किया है ताकि तुम मेरे जरिए उसे मार सको। वो बोलता है, जितना सोचा था तुम तो उसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। ये बोलकर शाओ तो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ईशांग मुआ को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। इधर इन दोनों को पकड़ने के लिए इंपीरियल गार्ड्स आए होते हैं। चैन त्यांग उन सभी से फाइट कर ही रहा होता है। तभी इनिन की नजर जाती है कि एक तीर चैन त्यांग को लगने वाला है, तो वो सामने आ जाती है। इधर ईशांग मुआ को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है और उसे बोलता है, जब उस दिन जंगल में मुझे माथे पर चोट लगी थी तभी मुझे सब कुछ याद आ गया था।
मैं ही ये सिली का बेटा ईशांग हूँ। और उसी दिन ईशांग की डबल पर्सनालिटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। मुआ उसे बोलती है, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर कैपिटल आना चाहते थे। यहाँ पर इन दोनों को जेल में बंद कर रखा गया होता है। इनको तीर लगने की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर चेन तियांग भी रोने लग जाता है। एक्चुअली में चेन तियांग को एहसास हो गया था कि वो भी इनिन को ही पसंद करता है। इनिन बेहोश हो रही होती है। वो उसे बोलता है, तुम मर नहीं सकती हो, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। जब हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो शादी कर लेंगे। वो बोलती है, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो मुआ पसंद है ना। वो बोलता है, मैं बस अब तुमसे प्यार करता हूँ और काफी ज्यादा सीरियस हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी इनिन अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर चेन तियांग जोर जोर से रोने लग जाता है। तो दूसरी तरफ ये दोनों शादी कर लेते हैं और आज इनकी फर्स्ट नाइट होती है। मुआ को वही सपना याद आता है जो कि उसने कहानी की शुरुआत में देखा था। ईशांग उसे बोलता है, कल मैं क्वीन मदर के पास जाकर शाओ के बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगा और अपने डैड को बेगुनाह साबित कर दूंगा। इसके बाद वो साथ में मिलकर तारे देखने लग जाते हैं। अगले दिन जब वो उठता है तो मुआ वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि मुआ तो यहाँ पर क्वीन मदर के पास आई होती है। उसके पीछे ईशांग भी वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ चीन को यान काफी ज्यादा जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे बोलता है, मुझे शाओ ने जहर दे दिया है, इसलिए अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसके पास शाओ के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो चीन को दे देता है और बोलता है, जाओ राजा के पास जाओ और उसे ये सारे सबूत दिखाओ। इधर जाओ राजा के सामने दरबार में बोल रहा होता है, ये ईशांग सिली का बेटा है, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने ड्रग्स बेचकर पैसे कमाए और ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, इसलिए आप इसे सजा दीजिए। तभी वहाँ पर चीन उसके खिलाफ सबूत लेकर आ जाती है। ईशांग बोलता है, मैं आपको सब कुछ स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। डॉक्टर यान मेरे डैड का एक स्टूडेंट हुआ करता था, मगर जब मेरे डैड को ये बात पता चली कि ये फोरबिडन ड्रग्स के फॉर्मूले को चुराकर उससे पैसे कमा रहा है तो मेरे डैड ने उसे निकाल दिया। फिर यान ने इस डॉक्टर शाओ के जिसके बाद यान इस डॉक्टर शाओ के पास चला गया। वो दोनों पहले से ही मिले हुए थे। उन लोगों ने इस ड्रग को बेचने का सारा आरोप मेरी फैमिली पर लगा दिया। हालांकि ड्रग्स बेचने का काम तो ये लोग करते थे, फिर भी उन लोगों ने झूठे आरोप लगाकर मेरी फैमिली को फंसाकर मेरी फैमिली का नाम खराब कर दिया। बताती है, डॉक्टर यान को भी इसी शाओ ने मार दिया है, क्योंकि उसने मरने से पहले मुझे ये बात बताई थी और ये सारे सबूत भी दिए हैं। राजा सारे सबूतों को देखने के बाद शाओ को आजीवन जेल की सजा सुना देता है। उसके बाद वो ईशांग को बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली पर जो दाग लगा है वो भी आज मिट जाएगा। अगर तुम चाहो तो कैपिटल में ही रहकर अपने डैड का अधूरा काम संभाल सकती हो। ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। चेन तियांग और इनिन को भी रिहा कर दिया गया होता है। चेन तियांग बोलता है, मैं तुम्हारी फेवरेट कैंडी लेकर आया हूँ, अब तो उठ जाओ। अगर तुम उठ गई तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी हजारों कैंडी लेकर आऊंगा और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है। तभी अचानक से इनिन को होश आ जाता है और उठते ही वो उसे सीधा किस कर लेती है और बोलती है, शादी वाली बात तुम भूलना मत। इधर बुआ ईशांग को कैपिटल में छोड़कर अपनी सिटी में वापस आ गई होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ईशांग तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो मेरी जैसी लड़की के पास क्यों रहेगा। मगर वो जैसे ही क्लिनिक में एंटर करती है तो देखती है ईशांग तो उसका इंतजार कर रहा है। अभी उसने सर्वेंट के कपड़े पहने होते हैं एंड वो क्लिनिक की सफाई कर रहा था। यानी कि ईशांग ने राजा के ऑफर को ठुकराकर मुआ के साथ रहना चूज कर लिया था। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। ये दोनों लड़के इस बात पर लड़ रही होती हैं, मेरा बेटा हुआ था, तुम्हें बेटी करनी होगी। और हमेशा की तरह ये दोनों आकर उसे रोकने लग जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।